हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो आज के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बन गया है? आंसर का इसका ईरान। ठीक है, ईरान तीसरा देश है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किए, बमबारी की वहाँ पर। ईरान से पहले भारत ने किया था सितंबर 2016 में, और उससे पहले अमेरिका ने 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब एक अभियान जिसमें अचानक से बम गिराया जाए उस देश के किसी खास जगह पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, फिर डिटेल आपको बताएंगे। क्वेश्चन होगा, ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए? हालांकि बाद में पाकिस्तान ने भी बरसाए। आंसर का जैश अल अदल। क्या है? जैश अल अदल। ठीक है, ये एक आतंकी संगठन है जिसको ईरान मानता है कि यह आतंकी संगठन है। तो ईरान और पाकिस्तान ने क्या किया है, एक दूसरे के इलाके पर हमले किए हैं। ईरान ने बलूचिस्तान में, यानी पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है, एक बार मैप के थ्रू आपको बताते हैं क्योंकि समझना ज़रूरी है। और अभी हो क्या रहा है कि जो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध है ना, उसकी लपेट या उसकी आग की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और ये वाला है मिडिल ईस्ट, यानी हम लोग कहेंगे इसको पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर है ये पाकिस्तान, यहाँ से इसकी सीमा इस तरीके से ये होती है। ठीक है, ये है पाकिस्तान। ओके, और यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ये है बलूचिस्तान, यहाँ वाला जो हिस्सा है बलूचिस्तान। ओके, तो ईरान ने क्या किया, सबसे पहले ये बम यहाँ बलूचिस्तान में गिरा है और जैश अल अदल के ठिकानों पर ड्रोन से बरसाए, उसके बाद मिसाइलें भी वहाँ दागी। और ये तब हुआ जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर थे। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में घुसकर बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि पश्चिम एशिया में, यानी मध्य पूर्व में जो जंग शुरू हुई थी, यहाँ ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है इज़राइल। ठीक है, ये इज़राइल है और यहीं पर ये गजा है। तो इज़राइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है, उसकी वजह से दुनिया के जो ढेर सारे देश हैं वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ यमन पर काफ़ी डिटेल में, और ये लाल सागर पर एक स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, सरकारी जॉब न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर वो अवेलेबल है। करीब 1 घंटे का है, उससे पूरे यहाँ की राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। आपको देखना चाहिए वो वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है इसके समर्थन में यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो लाल सागर में आ रहे जहाज़ों पर हमला करते हैं। उसकी वजह से अमेरिका ने इस पर हमले किए हैं। ओके, अब क्या हुआ है, ईरान इस हूती विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है। ईरान ने क्या किया है, एक मैसेज देने के लिए ये एक ही दिन में 3 जगह पर बम बरसाएं। ओके, 16-17 जनवरी को 3 जगहों पर। कौन कौन है अगर हम देखेंगे तो एक तो इराक है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये ईरान, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इराक है। इराक पर वहाँ जो एरबिल एक जगह है, वहाँ पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ठिकाना है, उस ठिकाने पर हमला कर दिया ईरान ने। ठीक है, दूसरा हमला क्या किया है, सीरिया पर। यहाँ पर ये है सीरिया। ओके, तो सीरिया के इदलिब एक जगह है, वहाँ पर आतंकी संगठन ISIS के ठिकाने हैं, तो उस पर निशाना बनाया गया है। और ये ईरान का ये कहना है कि ISIS और मोसाद, यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, वो दोनों मिलकर यहाँ चुपचाप काम कर रहे हैं और जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इधर है अब पाकिस्तान, जो कि ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इतना। तो ये पाकिस्तान पर हमला किया ईरान ने, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जैश अल अदल, जैश अल अदल नाम है उसका, तो उसी पर हमला किया। क्यों किया हमला? तो ईरान जो है ना एक शिया बहुल देश, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% के आसपास सुन्नी है।
पाकिस्तान के सुन्नी संगठन जो है ना वो ईरान का विरोध करते हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान का, यहाँ पर है बलूचिस्तान, वहाँ का जैश अल अदल जो संगठन है, आतंकी संगठन ईरान की ओर से घोषित है, वो ईरान की सीमा में घुसकर और वहाँ हमला बोल देता है। और ईरान की सेना, जिसको रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, तो उस पर हमला करते हैं ये लोग। ठीक है, ईरान की सरकार ने कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग पहले दिया हुआ है। और ईरान ने तो अब क्या किया, बलूचिस्तान में ये जैश अल अदल पर हमला कर दिया। ओके, अब ये यहाँ पर क्यों पनप रहा है, दरअसल क्या है, उसकी पहले ही इधर की बात कर लें हम। ठीक है, जवाबी कार्रवाई क्या हुई है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर ही ईरान पर हवाई हमले किए, मिसाइल और हवाई जहाज़ से भी, यानी फाइटर प्लेन से भी वहाँ हमला किया गया। ठीक है, और टोटल करीब 9 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इससे ईरान बहुत ही आक्रोशित हो गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, यहाँ पर जो अभियान चलाया है वो बलूच अलगाववादी जो हैं उन पर निशाना बनाया है, उन पर एयर स्ट्राइक की है और ईरान के 48 किलोमीटर अंदर घुसकर ये हमले किए गए हैं। ओके, अब एक बार देख लेते हैं जो दो आतंकी संगठनों की बात हो रही है। एक तो बलूच लिबरेशन आर्मी की बात हो रही है, जिस पर पाकिस्तान ने घुसकर ऐसा कहना है कि ईरान में हमने मारा है, पाकिस्तान का कहना है। और दूसरी बात हो रही है जैश अल अदल की, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है, उसमें इस ईरान ने वहाँ घुसकर मारा है। देखिए, जैश अल अदल जो है ना ईरान के लिए एक आतंकी संगठन है। इस ग्रुप की स्थापना हुई थी 2012 में। ओके, और इनमें से ज़्यादातर जो है ना वो हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोग हैं। और ईरान की जो सरकार है वो सुन्नी बलूचों को अधिकार नहीं देती है, ऐसा इन सब का कहना है, बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का, मतलब जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं उसका, जैश अल अदल का। ठीक है, तो इस वजह से वो वहाँ एक्टिव रहते हैं इस बॉर्डर पर। और यहाँ से यहाँ तक करीब 1000 किलोमीटर की सीमा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। ईरान काफ़ी समय से पाकिस्तान से कहता रहा है कि जैश अल अदल पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं रहा है, करता नहीं है। दूसरी बात अब कहें बलोच लिबरेशन आर्मी की। बलोच लिबरेशन आर्मी, इसका गठन हुआ था 1970 में, 1970 के दशक में। और पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका इसको आतंकी संगठन मानता है। बलूचिस्तान के दरअसल इसका इतिहास है, जब भारत आज़ाद हुआ था और उस समय पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो बलूचिस्तान के लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया था। उन सब ने कहा था कि हमें तो अलग ही रहना है, हमें अलग देश रहना है। लेकिन उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि हम यहाँ स्वायत्ता देंगे, आपको अपनी सरकार होगी, वहाँ पर हमारा दखल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपको स्वायत्ता दी जाएगी, पाकिस्तान में ही रहो। उस समय हो गई, लेकिन फिर इन लोगों को लगा, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको लगा कि अब हमारे साथ धोखा हुआ है। तो बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हुई और ये पाकिस्तान के खिलाफ में वहाँ पर हिंसक और अहिंसक दोनों तरीके से, यानी धरना प्रदर्शन से भी अभियान चलते हैं और हिंसा की ओर से भी, हिंसा के तौर पर भी अभियान चलते हैं। और इनका ये कहना है बलोच लोगों का कि पाकिस्तान में इनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और ये लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं और अपना अभियान चला रहे हैं और पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले ये लोग करते रहते हैं। अलग अलग समय में पाकिस्तान के जो लीडरशिप रही है तो उन सब ने भारत, इराक, अफ़गानिस्तान, रूस, इन सब पर बलोच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप लगाता, मतलब उन सब ने लगाया हुआ है, कई बार लगाया है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वजह से ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में बमबारी हुई है। लेकिन मुख्य तौर पर ईरान ने क्या किया, 3 जगहों पर किया और ये एक इशारा है अमेरिका को, ठीक है, कि हम देखो कि क्या क्या कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि जब एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जब यहाँ पर मौजूद थे, उसी दौरान ये सब हमला हुआ है। अब भारत ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अभी, रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई करता है तो भारत उस स्थिति को समझ सकता है। मतलब कि अपरोक्ष रूप से ईरान की इस कार्रवाई का मतलब समर्थन ही किया है, अगर हम अपरोक्ष रूप से कहें तो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है ये, और जहाँ तक हमारी राय है तो सवाल है कि हम कई बार ये साफ कर चुके हैं,
आतंकवाद के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर क्या हुआ, एक तो कह दिया कि इंडिया ने कि आतंकवाद के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के जो स्ट्राइक है इसको गलत बताया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस ईरान ने जो 3 देशों पर हमला किया, इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर, इससे इन देशों की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन हुआ। तो ये पूरा ये वॉर गेम चल रहा है। और जो मैंने बताया आपको, यहाँ से लेकर इजराइल से लेकर इधर लेबनान है, यहाँ भी हिजबुल्ला है, इधर भी लड़ाई चल रही है। इराक इसमें इन्वॉल्व भी है, जब हमला कर दिया तो इधर सीरिया है इन्वॉल्व, इधर यमन में हूती विद्रोही जो हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और इधर अब पाकिस्तान भी आ गया इस तरफ, ठीक है, ये भी इस चपेट में आ गया है। तो ये पूरा का पूरा जो ये इलाका है ये एक नए युद्ध क्षेत्र की ओर मतलब काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, अब ईरान की बात कर लें। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। यहाँ के सर्वोच्च नेता होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, वैसे वहाँ पर एक सर्वोच्च लीडर माना जाता है, वो है अली खामनेई। ओके, राष्ट्रपति हैं यहाँ के इब्राहिम राइसी। मुद्रा यहाँ की है ईरानी रियाल। आबादी करीब करीब 8 करोड़ 75 लाख के आसपास है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ढेर सारे पड़ोसी देश हैं ईरान के। एक तो ये पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा ये अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पर ये इस तरफ ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। ओके, इस तरफ है अजरबैजान, यहाँ वाला हिस्सा, ये आर्मेनिया है, ये वाला आर्मेनिया। ओके, इधर ये तुर्की हो गया, ये इराक हो गया। ओके, तो ये है इसके समुद्री मतलब ये इसके पड़ोसी देश हो गए जो मैंने बताया आपको। और अगर समुद्र से कौन सा समुद्र इससे लगता है तो यहाँ पर हो गया ये पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ओमान की खाड़ी। और यहाँ पर जो ये है ना, ये क्या है? ये कैस्पियन सी है, एक विशाल झील है, जिसको क्योंकि इतना विशाल है इसलिए इसको सी कहा जाता है, कैस्पियन सी कहा जाता है। ओके, और पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते हैं, राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अभी अनवार उल हक काकर। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है और जनसंख्या है 24 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो यहाँ के केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना था कि आपको कार्रवाई करनी थी तो हमको बता देते ना, हमारी सेना कर देती, सीधे सीधे आके हमला कर दिया, ये गलत हुआ है। अब इसने चूंकि हमला किया है तो अब ईरान काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। हालांकि इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, यहाँ तक हुआ है कि गुस्सा तो इतना था कि डिप्लोमेटिक जो मिशन है एक दूसरे के, दोनों ने कह दिया था कि हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने अपने मिशन बुला लिए थे, लेकिन अब बातचीत हुई है और ये कोशिश हुई है दोनों के बीच में कि अभी मामला भड़के ना। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अमेरिका इसमें है, हो सकता है अमेरिका इसको और प्रोत्साहित करे तो फिर मामला और आगे बढ़े, ठीक है। इस पूरा मामला जो है ना ये भारत के पड़ोस में हो रहा है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, तमाम एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन हम सीधे तौर पर बोल रहे हैं, एग्जैक्ट बोल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही आए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है। ओके, तो इसलिए इतनी सारी जानकारी आपको होगी तो आप समझ लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ तो मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया है, दोनों जो आतंकी संगठन है उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये जो पूरा मुद्दा है ना उस पर हम और आगे डेवलपमेंट जो भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका टेस्ट सीरीज जो है ना वो ऐप पर अवेलेबल है आज का। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि चाहे आप यूपीएससी आईएएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के लिए यहाँ एक मेंबरशिप प्लान है आपके लिए। 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, बहुत ही मामूली सा प्राइस इसका रखा गया है आप लोगों को देखते हुए। और इसके ज़रिए एसएससी और इसके लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन है, चाहे पुलिस का हो गया या और भी जो एग्ज़ामिनेशन है, वो बेसिक मेंबरशिप के ज़रिए तैयारी होती है। यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के लिए एक मेंबरशिप प्लान अलग है, उसमें उस लेवल का एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होती है। और एक है बीपीएससी का, उसमें भी आप प्लान ले सकते हैं मेंबरशिप, 1 साल तक आपके करंट अफेयर्स की तैयारी होगी। इस सब में होता है मूलतः रूप पे अलग अलग एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार करंट अफेयर्स जो है ना वो मिलते हैं आपको पीडीएफ। आप पिछले 2 सालों के और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक आपको पीडीएफ मिलेंगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली।
और वो कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी मिलता है, और उसमें डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट। और अब हमने उसमें ये भी कर दिया है कि जो टेस्ट क्वेश्चन आएगा उसके नीचे आपको पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद आप डिटेल भी ले सकते हैं। तो नया ऐप अवेलेबल है, आप देखिएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम एग्जामिनेशन में शानदार ढंग से टकराते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालय काले भालू से बहुत अलग है? आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम में ये पाया गया है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। सिक्किम का जो वन और वन्यजीव विभाग है, तो उसके अधिकारियों ने ये 14 जनवरी को मीडिया को ये जानकारी दी, और फिर ये बात सामने आई है। और ये भालू सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए हैं। एक बार फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है। तो ये दुर्लभ भालू है, अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। और आमतौर पर ये काले भालू जो हिमालय में पाए जाते हैं उनसे बहुत ही अलग है। और ये जो खोज है, डेवलपमेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुर्लभ जो तिब्बती भूरे भालू हैं उनकी खोज, और तो वहाँ पर अब इनको भी संरक्षित रखने के लिए जो है कोशिशें चल रही हैं। चूँकि ये देखे गए हैं ट्रैप, मतलब जो कैमरे लगे होते हैं, ट्रैप कैमरा, उसमें ये सब नज़र आया। ठीक है, तो कहाँ हम बात कर रहे हैं? सिक्किम की। मैप में एक बार दिखा देते हैं, ये रहा प्यारा भारत, और यहाँ पर ये सिक्किम है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और राजधानी है यहाँ की गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने दक्षिणी पश्चिमी रिगजेंस प्रायद्वीप, वहाँ पर शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर का इसका आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बहुत ही भयानक तरीके से ये ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, और ये देखिए आप, और हुआ ये है कि वहाँ जो बस्ती वगैरह है ना, उन सब को उसके चपेट में आ गया है, पूरे घर में लावा घुस गए हैं, और वो सब बहुत नुकसान हुआ है। 14 जनवरी को ज्वालामुखी फटा है, और ये रिगजेंस प्रायद्वीप पर ये 5वां विस्फोट है 2021 के बाद, और इस बार तो गजब का बहुत ही भयानक ढंग से ये फटा है अभी। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है, और एक के बाद एक श्रृंखला में ये ज्वालामुखी वहाँ पर फट के निकल रहा है, और इस वजह से आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, बचाया जा रहा है, रातों रात खाली किया जा रहा है। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं वहाँ पर, यूरोप में सबसे ज़्यादा एक देश में। तो चलते हैं वहाँ आइसलैंड देखते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। आइसलैंड किधर है? वो नॉर्डिक देश कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैप में तो यहाँ पर ये है आइसलैंड। ठीक है, नॉर्डिक देश है, ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, गर्म झरने हैं, लावा क्षेत्र है। तो यहाँ कुछ हाल के वर्षों में जो प्रकृति की ओर से ये जो ज्वालामुखी का इफेक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये जो पूरा देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो समुद्र महासागर की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हुआ। ओके, तो ये है पड़ोसी देशों की बात करेंगे, इधर नॉर्वे हो गया, इधर ग्रीनलैंड है, और ये यूनाइटेड किंगडम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ज्वालामुखी के बारे में मैंने इससे पहले इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी फटा था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था ज्वालामुखी होता क्या है वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस पुरुष खिलाड़ी को दिया? यहाँ पुरुष कैटेगरी में हो रही है बात। आंसर होगा पैट कमिंस। क्या नाम है? पैट कमिंस। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उनको बेस्ट क्रिकेटर मेल पुरुष चुना गया है उनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब किसे चुना है दिसंबर 2023 के लिए? किस महिला को? आंसर होगा दीप्ति शर्मा। भारतीय हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को चुना गया है दिसंबर का वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। ओके, दिसंबर में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका
16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप की संख्या अभी भारत में 1,18,000 के आसपास पहुंच गई है और यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी जो है वो अमेरिका और चीन के बाद भारत में तीसरा स्थान है भारत का, ठीक है। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या करीब 100 के आसपास है। यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? जब किसी स्टार्टअप की वैल्यू $1 अरब से ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। हालांकि कोविड-19 के बाद से स्टार्टअप्स के जो ग्रोथ है ना उसमें कमी आई है। जैसे बायजूस को आप देख लीजिए, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, तो मेघालय में ये 15 से 20 जनवरी तक ये आयोजन किया जा रहा है मेघालय के तुरा शहर में, ठीक है। और उस स्टेडियम का नाम है PA संगमा स्टेडियम। ये 5वां संस्करण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। 23 खेलों में लगभग उसके 3000 एथलीट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। मेघालय की बात कर रहे हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर है वहाँ के फागु चौहान, राजधानी है शिलोंग। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन है? बहुत लंबे अरसे के बाद विश्वनाथन आनंद जो है वो सेकंड पोजीशन पर आए हैं, फर्स्ट से हटे हैं। आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद। तो अभी टाटा स्टील टूर्नामेंट में उसके चौथे दौर में उन्होंने चीन के डिंग लीरेन को हराया और इस जीत के साथ उनकी जो स्थिति हो गई है वो बेहतर हो गई है और विश्वनाथन आनंद जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं तो वो पछाड़ दिया, मतलब अंकों में। तो इस वजह से वह नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं आर प्रज्ञानानंद, ठीक है। नाम आपको ध्यान में रखना है, आर प्रज्ञानानंद भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, 18 साल के मात्र। पूरा नाम इनका रमेश बाबू प्रज्ञानानंद है और चेन्नई के हैं मूलतः। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? यहाँ पर न्यूट्रल अंपायर की बात हुई, तटस्थ अंपायर। आंसर का सू रेडफर्न, इंग्लैंड की हैं वो, सू रेडफर्न। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू का। वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है उसकी अंपायर होंगे और ICC के द्वारा अंपायर चुना गया। क्या होता है न्यूट्रल अंपायर? न्यूट्रल अंपायर एक ऐसा व्यक्ति जो विवाद में किसी मुद्दे के संबंध में मतलब सुलझाने के लिए सहायता करता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।